हेलो स्टूडेंट, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग जो चैप्टर चल रहा था वो ये है कि वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल का ही आज हम लोग सम्स को आगे लेके जाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड सम्स किए थे, जिसका हम लोग सिंपल एवरेज मेथड देखे थे, वेटेड एवरेज मेथड बाकी था। तो आज हम लोग वेटेड एवरेज मेथड करेंगे, उसके बाद हम लोग नया मेथड में चले जाएंगे, यानी कि जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में थोड़ा सा बोलते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? देखो, जब हम लोग को प्रॉफिट, मान लो कि ये प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 13,000, कभी 15, कभी 17, फिर 11, ऐसा हर साल में हुआ है। कभी 10,000 हुआ, कभी 20,000 हुआ, कभी 13,000 हुआ, कभी 15,000 हुआ, कभी 17,000 हुआ, कभी फिर 11,000 हो गया। यानी कि कुछ हद तक बढ़ा फिर कम हो गया। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग प्रोसेस। ये जो हम लोग का प्रॉफिट आया है ये ग्रोथ वाइज नहीं हुआ, थोड़ा ग्रोथ हुआ फिर थोड़ा कम हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग प्रॉफिट। और जब हम लोग ऐसे प्रॉफिट को देखेंगे तब हम लोग सिंपल एवरेज मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड अप्लाई करेंगे। मगर जब प्रॉफिट हम लोग को ऐसे होगा 10, 20, 30, 40, मे बी 45, फिर 50, फिर 65, फिर 70, यानी कि हर साल का ग्रोथ देखो बढ़ता गया है। हर साल कुछ ना कुछ 10,000 करके, कभी 5,000 करके, मगर इंक्रीजेबल ट्रेंड है, डिक्रीजेबल ट्रेंड नहीं हुआ। ठीक, यानी कि फ्लैक्चुएटेड नहीं है, ये हमेशा बढ़ता गया। अगर ऐसा सिचुएशन में हम लोग का प्रॉफिट होता है, कोई सम्स में हम लोग को बोल रहा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग को लगाना पड़ेगा वेटेड एवरेज मेथड। आई बात समझ में? तो ये बहुत लोग का मतलब कंफ्यूजन होता है कि कब सर हम लोग एवरेज प्रॉफिट करेंगे, कब हम लोग वेटेड एवरेज करेंगे। तो वेटेड एवरेज करने का एक ही रीजन है, जब हम लोग का प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहेगा, यानी कि ग्रेजुअली इंक्रीजेबल होगा। मगर सिंपल एवरेज तब होता है जब हम लोग का प्रॉफिट फ्लक्चुएटेड होगा, यानी कि कुछ हद तक बढ़ा फिर कम हो गया, फिर बढ़ा फिर कम हो गया। ठीक है ना? आई बात समझ में? दूसरी बात ये है कि हम लोग वेटेड एवरेज को करते कैसे, मतलब एवरेज प्रॉफिट को क्या करते हैं। सिंपल एवरेज को हम लोग सबको ऐड कर देते हैं। जैसे कि ये सबको ऐड कर देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल का टोटल, मान लो कि 6 साल का टोटल हुआ 200, 200। तो ये 200 को 6 से डिवाइडेड करके, ठीक, ये सिंपल एवरेज में। बट वेटेड एवरेज में ऐसा नहीं है। वेटेड एवरेज में हमको हर साल का, फॉर एग्जांपल ऐसा हम लोग का प्रॉफिट है, मान लो कि 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है ना? ये ऐसा ऐसा हम लोग का प्रॉफिट है। अब इसमें हम लोग को अलग से वेट लगाना पड़ेगा। वेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितना गुना। वेट का मतलब होता है कितना गुना। सो फर्स्ट ईयर में 1 गुना था, सेकेंड ईयर में 2 गुना हुआ, थर्ड ईयर में 3 गुना हुआ, 4, 5, ऐसा। तो सर क्या ये अपने से लेंगे? हाँ भाई, अपने से लोगे। अगर तुम लोग को सम्स में ऐसा बोल देता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट करो, बट तुमको वेट नहीं दिया उस टाइम पे, और अगर वेट दे दिया फिर भी तुम लोग देख सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो मेनी ऐसे ही दिया है, अनटिल अनलेस जब तक तुम्हारा प्रॉफिट दिया है। तो ये अब क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को इसको प्रोडक्ट बोल के लिखना पड़ेगा। और प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई ऑफ वेट। P इंटू डब्ल्यू मतलब होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट। सो दिस इंटू दिस दैट इज 10, दिस इंटू दिस दैट इज 40, दिस इंटू दिस इज 90, दिस इंटू दिस 160 एंड दिस इंटू दिस 250। अब इसको ऐड करो और इस वेट को ऐड करो, यानी कि 50, 300, 460 एंड 550। सो 550 कुछ आ रहा है, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ मतलब गलत हो, हम ऐसे ही किए, मगर 550 आ रहा है। और इसमें 5, 4, 9, 10, 15, तो ये 15 आ रहा है। ठीक है ना? ये टोटल वेट है और ये टोटल प्रोडक्ट है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई किए, गुण किए।
अब इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, देयरफॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू ये जो 550 आया टोटल डिवाइडेड 15 से डिवाइडेड कर दो, यानी कि यहाँ पर हम लोग को ये नहीं देखा जाता है कि कितना साल का प्रॉफिट है, हम लोग को ये देखा जाता है कि वो टोटल साल में कितना मेरा वेट हुआ, टोटल वेट से टोटल प्रोडक्ट को डिवाइडेड करना पड़ता है, दैट इज सिंपल। तो ये जितना भी आएगा वो हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ वेटेड। अब फिर उसके साथ मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, साम्स खत्म, ठीक है ना, इतना इजी है। चलो ये तो हमने दिखा दिया और कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कि वेटेड एवरेज क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्स करेंगे, उसके बाद फिर नया मेथड में चल जाएंगे, ठीक है। चलो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम आज एक लॉन्ग क्वेश्चन से हम दिखाना चाहते हैं कि वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। क्योंकि छोटा सा हम लोग का तो दिखाई दिए कि कैसे होता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स है, देख लो। Calculate the value of firm on the basis of 3 years purchase of the weighted average profit method। सम्स में बोल भी दिया है कि हम लोग weighted average को करने के लिए, देखो अगर सम्स में बोल देता है ना कि weighted average करना है, तो हम लोग को और कोई दिमाग में लेना नहीं है कि प्रॉफिट इंक्रीजेबल हो रहा है कि डिक्रीजेबल हो रहा है, दैट इज नॉट ओके। तो weighted average profit for last 4 years, 4 साल का प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years इज 25,000, 27,000, फिर 40 कहाँ गया, 27,000, 46,900 एंड 53,810, ये 4 साल का प्रॉफिट दिया है। यू आर सप्लाई द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन भी दिया है, क्या बोल रहा है। फर्स्ट जनवरी 2014, यानी कि जो हम लोग का 2014 में जो 27,000 प्रॉफिट हुआ उस साल के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो। 14 a major planned repairs was undertaken for ₹10,000 which was charges to revenue expense। मतलब अगर हम लोग बात को समझेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजर प्लांट रिपेयरिंग। मेजर रिपेयरिंग जिसको हम लोग ओवरहाउलिंग रिपेयरिंग भी बोलते हैं, यानी कि अगर हम लोग कोई रिपेयर्स एक्सपेंस को देखें तो वो हम लोग के लिए नॉर्मल लगता है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और वो हम लोग पीएल में भी लाते हैं, डेबिट साइड में। खर्चा भी जनरल होता है, अगर रिपेयर्स अकाउंटेबल टू कैश तो पीएल में शिफ्ट होता है। बट जब मेजर रिपेयर होता है, मेजर रिपेयर मतलब होता है कि जब हम लोग को कुछ बड़ा खर्चा करना पड़ता है रिपेयरिंग के हिसाब से, तो वो मेरे लिए नॉर्मल रिपेयरिंग के जैसा ट्रीटेड नहीं होता, क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो तब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। सिंस इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये मेजर रिपेयरिंग है, तो ये मेरा एसेट के साथ ऐड होना चाहिए, जिसमें हम लोग डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं और वो बैलेंस शीट में जाता। जैसे कि क्लास 11 में एक चैप्टर था रेवेन्यू, क्या नाम है, रेक्टिफिकेशंस एरर। तो रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर में हम लोग बहुत बार देखे होंगे कि ऐसा खर्चा हुआ है कि गुड्स परचेस बट इंक्लूडिंग इन मशीनरी अकाउंट, यानी कि मशीन्स का कॉस्ट बढ़ गया, परचेस गिर गया, तो उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होता था, परचेस अकाउंट टू मशीन। कभी ऐसा भी होता था कि मशीन्स परचेस किए बट इंक्लूड हो गया परचेस में, तो उसका रेक्टिफाई एंट्री क्या होता था, मशीन अकाउंटेबल टू परचेस, यानी कि परचेस को रिड्यूस करना होता है और मशीन्स को बढ़ाना पड़ता है ताकि उसका वैल्यू ट्रू एंड फेयर हो और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं। इस केस में वैसे ही कुछ हुआ कि रेवेन्यू ट्रीटेड हो गया, मगर जाना चाहिए था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज बैलेंस शीट में अनडेप्रिसिएशन भी चार्ज करना चाहिए था। तो दो गलती अभी तक हम लोग देख पा रहे हैं इस लाइन के अंदर। एक है कि खर्चा को बेफिजूल बढ़ा दिया, जो पीएल का खर्चा है ही नहीं उसको खर्चा बना के तुमने पीएल में डाल दिया, तो प्रॉफिट तुम्हारा कम हो गया। दूसरा और एक गलती हुआ, जो तुम्हारा एसेट के साथ अटैच होना चाहिए था, जिसके ऊपर एसेट के साथ अगर अटैच करें तो उसके ऊपर हमको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना था, मगर डेप्रिसिएशन भी वो गलत हो गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो चार्ज किया नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। तो उस डेप्रिसिएशन के वजह से मेरा प्रॉफिट क्या है, बढ़ा हुआ है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हुआ ही नहीं, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट आता है और डेप्रिसिएशन हुआ ही नहीं, तो नेट प्रॉफिट मेरा कुछ हद तक जो डेप्रिसिएशन का फिगर होगा, अमाउंट होगा, उतना से बढ़ा हुआ है। तो मुझको डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर करना है एज वेल एज प्रॉफिट को भी करेक्शंस करना है, पहली बात। उसके बाद क्या बोला था, देख लो, द साइड सम्स द कैपिटलाइज ऑफ द गुडविल, कैलकुलेट द सब्जेक्ट टू
एडजस्टमेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन इज 10%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में करने के लिए बोला है, यानी कि 14 से स्टार्ट तो हो रहा है, मगर 14, 15, 16, 17 जो सो मेनी इयर्स चलेगा वो बैलेंस के ऊपर चार्ज होगा, नॉट कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ओके, दूसरी बात जो दूसरा एडजस्टमेंट दिया है देखो, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2014 एंड 15 वर ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू है, सोच के देखो, अगर हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कौन सा साइड में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में, यानी कि इस साइड में आता है। सही, अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा 100 रुपए की जगह में 200 रुपए हो गया तो क्या वो मेरा जीपी एंड एनपी में इफेक्ट नहीं करेगा एक्स्ट्रा 100 रुपए, क्योंकि क्रेडिट साइड बढ़ गया, तो क्रेडिट साइड बढ़ गया मतलब इनकम बढ़ गया, सिंस इनकम बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ गया। इनकम के साथ प्रॉफिट का डायरेक्ट कनेक्शन रहता है ना। तो उस साल का यानी कि 2014 का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाने से प्रॉफिट भी बढ़ गया है, मगर ये रॉन्ग वे से बढ़ा है, तो हमको इसको कम करना है, यानी कि लेस कर देना होगा। बट और एक गलती भी है, ये क्लोजिंग स्टॉक तो मेरा नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक भी बन रहा है, ये क्लोजिंग स्टॉक मेरा नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक भी तो बढ़ रहा है। सो अगर इस साल में हम लोग ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिए तो नेक्स्ट ईयर में ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक भी तो ले लें। अगर हम लोग इनकम बढ़ाने से मेरा प्रॉफिट बढ़ता है तो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक कहां पर जाएगा, इस साइड में जाएगा, डेबिट साइड में, तो वो भी तो 200 रुपए रहेगा, जो 100 रुपए एक्स्ट्रा है उसके वजह से मेरा प्रॉफिट गिर जाएगा। लिंक है ना, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी तो बढ़ा होगा, और क्लोजिंग स्टॉक इनकम होता है, दैट्स व्हाई प्रॉफिट इंक्रीजेबल है लास्ट ईयर में, और ओपनिंग स्टॉक खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, तो उसको बढ़ा दिए तो खर्चा बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट भी तो रिड्यूस हो गया, कम हो गया, तो डेफिनेट है कि वहां पर भी हम लोग को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एंड 2015 में भी वही प्रॉब्लम है, यानी कि 15 में भी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ चुका था एंड डेफिनेटली 16 में भी उसका इफेक्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ द एनुअल चार्जेस इज 5000 शुड बी मेड ऑन द पर्पसेस ऑफ द गुडविल वैल्यूएशंस, यानी कि हर साल एनुअल चार्जेस जो मैनेजमेंट कॉस्ट का यानी कि ऑफिशियल जो एक्सपेंस होता है उसके बारे में हम लोग को बोला है, तो डेफिनेटली ये नॉर्मल एक्सपेंस है, इसके बारे में कुछ बोलना नहीं है, ये नहीं उठाना यानी कि प्रॉफिट से डिडक्टेड नहीं करना गलत होगा, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, यू नो दैट के पीएल में ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस ये सब नॉर्मली आता है, ठीक है, तो ये तो कोई गलत नहीं है, मगर इसको उठाना है, और बाकी जो दो एडजस्टमेंट था उसमें कुछ गड़बड़ था, उसको रेक्टिफाई करके हम लोग को करना है, तो इस साम्स में रेक्टिफिकेशंस भी था थोड़ा सा, और हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी देख लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग को 4 साल का प्रॉफिट दिया है, तो 4 साल का हम लोग को यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, ठीक है ना, कौन सा 2013, 2014, 2015 एंड 2016, ये 4 साल का हम लोग को प्रॉफिट दिया ना। यहाँ पर लिखना पड़ेगा लॉन्ग प्रॉफिट लॉन्ग प्रॉफिट, क्योंकि हर प्रॉफिट में कुछ ना कुछ गड़बड़ था ही, तो ये था 25,000, ये था 27,000, ये था 46,900, ये था 53,810, ये जो प्रॉफिट था वो हमने लिखा है। सबसे पहले जो गड़बड़ हुआ था रिपेयरिंग कॉस्ट में, वो मेरा रेवेन्यू हो गया जहां पर वो कैपिटल होना चाहिए था, तो उस रेवेन्यू की वजह से मेरा 2014 का प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि खर्चा बढ़ गया, अब बेफिजूल खर्चा बढ़ गया, तो उस प्रॉफिट को हमको बढ़ाना है, 2014 का प्रॉफिट को बढ़ा देना है, तो क्या लिखेंगे, कैपिटलाइज
रिपेयरिंग कितना था 10,000। बट ये तो मेरा अभी कैपिटलाइज हो गया, ये मेरा एसेट हो गया। अब इसके ऊपर हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जो रेवेन्यू की वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज भी नहीं हो पाया था। तो डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट से लेस कर देते हैं, प्रॉफिट से लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम लोग करेंगे, बट ये जो डेप्रिसिएशन हम लोग को बोला था वो हम लोग को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में बोला था। तो हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट था कितना 10,000, हम दिखा दे रहे कि हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो पहला साल का डेप्रिसिएशन 10% एंड सिंस जनवरी में इवेंट हुआ था तो हम लोग को कोई मंथ का कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। इस 1000 फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन इस मशीन्स के ऊपर 9000 होगा। नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन होगा 10%, दैट इज 900, 8100 एंड थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन होगा 10% also 810, 7290 बैलेंस आ जाएगा। ये हम लोग का 2014 का हुआ, 15 का हुआ, 16 का हुआ। हमको और नहीं चाहिए ना, इसलिए हमने वहां पर ही रोक दिया क्योंकि हमको तो 16 तक ही करना है। सो ये वर्किंग तुम लोग कर सकते हो साइड में, ताकि तुम लोग को भी समझ में आ जाए कि ये 190810 कहां से आया था। तो ये पहला साल का 2014 में 1000 विद इन ब्रैकेट 1000, यहाँ पर लेस होगा 900, यहाँ से लेस होगा 810। ओके ठीक है। उसके बाद ऐड ओवर वैल्यू। अच्छा पहले हम लेस का काम करते हैं, लेस ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तब तुम लोग को पता समझ में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो हम बात कर लिए थे कि प्रॉफिट भी इंक्रीजेबल है। तुम लोग कोई भी फिगर लेके अपने मन से एक ऐसे मजाक में तुम लोग करके भी देख सकते हो कि एक बार क्लोजिंग स्टॉक अगर 100 रुपए लेके कुछ फिगर बना लेना, सेल्स इतना है, क्लोजिंग स्टॉक 100 रुपए, ओपनिंग स्टॉक कुछ फिगर, परचेस कुछ फिगर, उसके हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना और फिर वो क्लोजिंग स्टॉक को तुम 100 से 200 बना लो कि 150 बना लो, उससे देखना कि ग्रॉस प्रॉफिट उतना अमाउंट से बढ़ गया। तो उतना अमाउंट से हमको कम भी तो करना है। तो कितना था 1000 गड़बड़ हो गया था, बट नेक्स्ट ईयर में हम लोग का ओपनिंग स्टॉक में ये फिर से ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खर्चा बढ़ गया, फिर से प्रॉफिट गिर गया, तो प्रॉफिट को बढ़ाओ। अच्छा ये 2 साल में हुआ था, पहला साल 1000 था, फिर 15 में भी 2000 ज्यादा हो गया था, तो ये 2000 फिर से इस साल में ओपनिंग स्टॉक में इफेक्ट करेगा। तो क्या होगा ऐड, क्योंकि खर्चा कम हो गया, खर्चा ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट कम हो गया। तो ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये 14 का क्लोजिंग स्टॉक था तो ये 15 में ऐड होगा, और ये 15 का क्लोजिंग स्टॉक था तो ये 16 में ऐड होगा। सही है। और ये लॉजिक भी जानते हो कि क्लोजिंग स्टॉक जो आज का है वो कल ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट एक एडजस्टमेंट बाकी है मैनेजमेंट कॉस्ट का। तो मैनेजमेंट कॉस्ट डेफिनेटली एक खर्चा होता है, तो खर्चा माना जाता है, तो डेफिनेटली इसको हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे, लेस मैनेजमेंट एक्सपेंस के मैनेजमेंट कॉस्ट भी बोल सकते हो। एंड एनुअली उसका रेट था कितना 5000 करके, तो हर साल 5000 करके माइनस कर दो। ये 5000 कोई रॉन्ग प्रोसेस नहीं था, ये हम लोग को नॉर्मल जो खर्चा होता है वो करने के लिए बोला था, ठीक है ना। सो ये 5000 माइनस कर दो। अब देख लो कि कितना प्रॉफिट बचा, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा 20000, कितना होगा 5 6 7 30 2 5 7 6 9 40,000, ये हो गया 53 से फिर 3 माइनस 50,000। तो देखो कितना खराब फिगर था, कितना अच्छा फिगर हो गया आफ्टर एडजस्टमेंट। सो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि हर साल प्रॉफिट मेरा इंक्रीजेबल हुआ है। बात समझ में आया ना कि क्यों हम लोग को वेटेड एवरेज करने के लिए बोला था, ठीक।
तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, क्या करना पड़ेगा, हर साल का प्रॉफिट के साथ 1 into 2 into 3 into 4 into 5 and so many years मल्टीप्लाई करते रहो। तो 20,000 फर्स्ट ईयर में 20,000 है, मल्टीप्लाई बाय 1 विद इन ब्रैकेट प्लस 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 साल तक था तो हम लोग 4 तक किए। नीचे में क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, एकदम सिंपल, ठीक है ना। कितना आ रहा है देख लो, 21। अच्छा, हम एक प्रोसेस दिखा दे रहे ताकि तुम लोग एक ही साथ तुम लोग ये पूरा चीज को ऐड कर सकते हो, हम दिखा दे रहे। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, तो जो लोग नहीं जानते हो देख लो। 20,000 अपना कैलकुलेटर में टाइप करना, फिर मल्टीप्लाई साइन, फिर 1, फिर m प्लस बोल के सबके कैलकुलेटर में होगा, कहीं साइड में, नीचे में, ऊपर में, तो वो प्रेस कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद और कुछ मत करो, फिर 30,000 लिखो, नेक्स्ट जो फिगर है 30,000 मल्टीप्लाई 2 नॉर्मल 2 और कुछ नहीं, फिर m प्लस में प्रेस कर दो, m प्लस, ओके। नाउ 40,000 कुछ मत करना उसके बीच में, हम 40,000 फिर से मल्टीप्लाई 3 फिर m प्लस, ओके। फिर 50,000 टाइप करो मल्टीप्लाई बाय 4 फिर m प्लस, एंड लास्ट में MRC बोल के एक बटन होता है, उसको प्रेस कर दो। तो देखो टोटल आ गया 4 लाख। तो ये 4 लाख तुम लोग एक साथ ऐड करके बिठा सकते हो। तुम लोग इंडिविजुअली ऐड करते फिर मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते तो टाइम लग जाता है। ये एग्जाम के लिए हम बोल दिए, एक बार सुन लेना कैसे हम बोले। डिवाइडेड 1 प्लस 2 3 3 प्लस 10, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जा रहा है, ₹40,000। ये हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इसको क्या करना है, ये क्या सर गुडविल है, नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना नंबर ऑफ ईयर्स के साथ। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना सर 40,000, इतना कष्ट करके निकाला, मल्टीप्लाई 3 नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे दिया था ऊपर में, बेसिस ऑफ 3 इयर्स, सो वैल्यू आ जाएगा 1,20,000, ठीक है ना। तो इस सम्स में 2 इवेंट था, एक तो वेटेड एवरेज जो बहुत इजी है मगर फिर भी दिखा दिया, दूसरा है कि कुछ रॉन्ग हो गया था जिसको रेक्टिफाई करके हम लोग को निकालना पड़ा था। तो ये 2 चीज को तुम लोग दिमाग में रखना। अच्छा, और एक बात भी बोलते हैं, जैसे कि ये डेप्रिसिएशन हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ, मतलब कैपिटल एक्सपेंस हुआ था उसको रेवेन्यू एक्सपेंस बना दिए थे, इसलिए डेप्रिसिएशन लेस हुआ और जो एक्सपेंस हुआ था वो ऐड हुआ क्योंकि प्रॉफिट गड़बड़ था। उल्टा भी हो सकता है कि मान लो कि नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ उसको हम लोग कैपिटल बना दिए, तो इससे क्या गलती हुआ, इससे गलती ये हुआ कि प्रॉफिट मेरा जो जितना होना चाहिए था उससे हम लोग का प्रॉफिट ज्यादा क्या हो गया, कम, मतलब ज्यादा हो गया क्योंकि हमने तो खर्चा दिखा ही नहीं। रिपेयर्स, जैसे कि इस रिपेयर्स को हमने पीएल में दिखा दिए थे, दैट्स व्हाई मेरा पीएल का प्रॉफिट कम हो गया था, इसलिए हमने ऐड किया। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि रेवेन्यू खर्चा ही है मगर उसको पीएल में दिखाई नहीं, उसको कैपिटल ट्रीट कर दिया, तो मेरा खर्चा हुआ नहीं, तो खर्चा नहीं होने से मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ गया। एंड उसको कैपिटल दिखा दिया तो हमने डेप्रिसिएशंस भी गलती से चार्ज किया दिया होगा, सो उस डेप्रिसिएशन को उस टाइम पे क्या होगा, ऐड किया जाएगा क्योंकि वो लेस करके नेट प्रॉफिट निकाला था और वो लेस गलत लेस था क्योंकि वो डेप्रिसिएशन होना ही नहीं चाहिए था, तो वो तो रेवेन्यू एक्सपेंस है और रेवेन्यू एक्सपेंस के ऊपर तो डेप्रिसिएशन नहीं होता है। तो ये सब छोटी छोटी कभी कभार बात होता है, एडजस्टमेंट को पढ़ना, एडजस्टमेंट को समझ के फिर सम्स को करना। आई होप कि तुम लोग का आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, सो बात करते हैं सुपर प्रॉफिट को लेकर। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, पहले बात को देखो कि सुपर प्रॉफिट जो हम लोग का होता है
वो सुपर प्रॉफिट। नो, व्हाट डू यू मीन एज सुपर प्रॉफिट? का मतलब तो हम लोग भी समझते हैं कि हाँ ठीक है प्रॉफिट, बट व्हाट डू यू मीन एज सुपर? सुपर का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा सुपर, हम लोग बोलते हैं ना एकदम सुपर हिट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सही। सो एक्स्ट्रा वर्ड, अब इसके साथ प्रॉफिट को ऐड कर दो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। यानी कि सुपर प्रॉफिट का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट, यानी कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम लोग अर्न करना चाहते थे, जो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग अर्न करना चाहते थे, उससे जो एक्स्ट्रा एक्सेस हो गया। सर कैसे? फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया, हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया और हम, मेरा रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम लोग ROI भी बोलते हैं, तुम लोग सीखोगे रेशियो चैप्टर में। सो ROI अगर मान लो कि मेरा 10% है, यानी कि मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए? मेरा प्रॉफिट होना चाहिए 1 लाख का 10% यानी कि 10,000। यानी कि हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया और ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, कोई भी बंदा अगर कितना जो वो इन्वेस्ट करता है उसका एक 10% 20% वो सोच ही लेता है कि इतना मेरा तो प्रॉफिट होना चाहिए। अब होगा कि नहीं होगा वो तो ऊपर वाला ही जाने, सही ना। सो ये वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ये वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 10,000 मेरा आना ही है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये आना ही है, तो जो आना ही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई बहुत अच्छा एग्जाम दे के आया है, बहुत अच्छा, उसका अकाउंट्स एग्जाम मतलब एकदम सुपर हुआ, तो वो नॉर्मली सोच सकता है ना कि 80 आएगा, इट इज नॉर्मल, मतलब वो सोच सकता है कि 80 तो आएगा, हम फाड़ के आए, सही। अब 80 अगर आ गया, एग्जैक्टली 80 आ गया, दैट इज नॉर्मल, क्योंकि वो तो पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था कि 80 आएगा। बट प्रॉब्लम तो तब होता है जब हम लोग 80 सोचते हैं और उससे कम आ जाता है। तो अगर 80 सोचे से उससे कम आ गया तो क्या बोलेंगे? सुपर लॉस, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से गिर गया। बट जहां पर हम लोग 80 सोचे और वहां पर अगर 85 आ गया तो बहुत ज्यादा खुशी, जो खुशी होना चाहिए था नॉर्मली 80 में, उससे ज्यादा खुशी हम लोग को होगा। तो उस एक्स्ट्रा खुशी को हम लोग क्या बोलते हैं? एज ए कॉमर्शियल लैंग्वेज में एक्स्ट्रा प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। यानी कि अगर हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट, ये मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, ये कमाए नहीं अभी तक, ये सोचे, मगर एक्चुअल प्रॉफिट हमने कमा लिए फॉर एग्जांपल 12,000, तो 2,000 मेरा एक्सेस हो गया ना, ये 2,000 को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। सिंपल लॉजिक। ओके, अब इसके ऊपर कुछ हद तक जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इसका ही बेसिस में है। देखो फॉर्मूला क्या हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट, हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट आया कहां से? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बोल पाए? ये मेरा कैपिटल था ना, ये 1 लाख मेरा क्या था? कैपिटल था, उसके ऊपर हमने अपना एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट परसेंटेज चार्ज किए, सोचे कि 10% प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो कैपिटल के ऊपर 10% चार्ज किए, कैपिटल के ऊपर हम लोग क्या चार्ज किए? रेट ऑफ रिटर्न चार्ज किए, और फिर 12,000 मेरा क्या था? एक्चुअल प्रॉफिट जो हमने कमाए, जो हमने अर्न किए ड्यूरिंग द ईयर। सो ये 12,000 से 10,000 को माइनस किया, ऑब्वियसली 10,000 से तो 12,000 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि तब लॉस हो जाएगा। 12,000 से 10,000 को माइनस किए, तो 12,000 क्या था? एपी यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट, और 10,000 मेरा क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेड था। तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट? सुपर प्रॉफिट। सिंपल। अब इसको ही फॉर्मूला मतलब बड़ा सरा के एक फॉर्मूला बना दिया, सिंपल लॉजिक है, लॉजिक बहुत सिंपल है। चलो फॉर्मूला को हम लोग देख रहे हैं, देख सकते हो शायद। सो नॉर्मल सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब जो एक्चुअल हमने अर्न किया। सो एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट भी बहुत लोग बोलते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग को कैसे मिलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे मिला था? सब यहाँ दिए थे, कैपिटल मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि हम लोग जो रेट ऑफ रिटर्न प्रेडिक्ट करते हैं अपना दिमाग से, सोच लेते हैं। सो ये बात हो गया। अब दूसरी बात है कि कैपिटल हमको कहां से मिलेगा? ठीक है, कैपिटल मिलता है हम लोग को, कैपिटल एम्प्लॉयड इसको बोला जाता है। एम्प्लॉयड का मतलब होता है कंट्रीब्यूशंस,
एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कंट्रीब्यूशन, यानी कि जहां जहां से जो जो सोर्स से हमने कैपिटल को बनाया, कैपिटल फंड हमने जो बनाया, ठीक है। सो कैपिटल का जो सोर्स होता है वो तीन सोर्स होता है, देख सकते हो तुम लोग। दो टाइप्स हम लोग निकाल सकते हैं। पहला सोर्स जो होता है वो लायबिलिटी से हो सकता है। लायबिलिटी का जो फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का, वो क्या फॉर्मूला है, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लोन माइनस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम लोग एसेट तो बोलते हैं, मगर इन्वेस्टमेंट को हम लोग नॉन ट्रेडिंग एसेट बोलते हैं, जो मेरा अपना बिजनेस का नहीं है। तो ऐसा अगर कभी भी तुम लोग लायबिलिटी अप्रोच से कर लो, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लोन लेते हो, अगर ऐसे साइड में देख पा रहे हो कि इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस शीट टाइप का दिया है और इन्वेस्टमेंट है, तो उस टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू को माइनस कर दो, सिंपल। और एसेट अप्रोच से क्या है, फिक्स्ड एसेट, उसमें गुडविल मशीनरी सब कुछ आ सकता है, बिल्डिंग फर्नीचर सब, प्लस करेंट एसेट जो स्टॉक डेटा कैश बैंक जो सब होता है, माइनस करेंट लायबिलिटी। ओके, तो ये फॉर्मूला है। और इसमें देखो हम लोग फिक्स्ड एसेट में ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट छोड़ के ही लेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो पता है कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ बिजनेस एसेट, ये आउटसाइड बिजनेस एसेट, क्योंकि मेरा बिजनेस बंद भी हो गया तब भी वो मेरा एसेट रहेगा। मगर मेरा बिजनेस बंद हो गया तो क्या मशीन्स को हम बोल सकते हैं मेरा एसेट है? नहीं, क्योंकि वो बिजनेस का और एसेट नहीं रहा। मगर ये जो इन्वेस्टमेंट किए, वो इन्वेस्टमेंट तो मेरा अपना बिजनेस का खुद का नहीं है, वो सेल्फ जनरेट नहीं हुआ, वो हमने क्या किया, कुछ पैसा था इन्वेस्ट कर दिया तो वो मेरा एसेट बन गया, तो दैट इज नॉन ट्रेडिंग एसेट। इसलिए उसका जो इंटरेस्ट होता है वो नॉन ट्रेडिंग इनकम भी होता है, और हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालने के टाइम में भी समझा दिए थे कि लेस होता है। ओके, तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला, सब कुछ कंप्लीट। और लास्ट में सुपर प्रॉफिट मिल गया, तो ये सुपर प्रॉफिट को वैल्यूएशन सब गुडविल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस, जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट में भी किए थे। तो यही था हम लोग का फॉर्मूला। अभी इसके ऊपर हम लोग साम्स करेंगे, फिर छुट्टी। देखो क्या बोल रहा है, बहुत छोटा छोटा सम्स है। अच्छा, इसमें भी हम लोग का एवरेज प्रॉफिट का दरकार होगा, और एवरेज प्रॉफिट का जो लॉजिक है, वेटेड सिंपल जो भी हम लोग अभी किए उसका ही जैसा होगा सब कुछ। देखो क्या बोल रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। द फर्म अर्न द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, 5 साल का प्रॉफिट दिया है as follows: 7,000, 6,500, 8,000, 7,500 एंड 6,000। मतलब फ्लैक्चुएटेड हुआ, देखो कभी बढ़ा कभी घटा, कभी बढ़ा कभी फिर से घट गया, तो ये फ्लैक्चुएटेड है। इसमें हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, सिंपल एवरेज। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल एम्प्लॉय जो हम लोग का होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म 40,000 दे दिया, मतलब हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉय निकालना नहीं है, 40,000 फुल स्टॉप। फेयर द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इज मार्केट इज 12%। मतलब फेयर रिटर्न मतलब होता है हम लोग जो सोचते हैं, जो हम लोग को रिटर्न आना चाहिए, ओके ना, फेयर परसेंटेज इज 12%, यानी कि हमको ROI दे दिया, ठीक है। Find the value of goodwill of the business if it is based on the 3 years purchase and average super profit method of last 5 years। बस इतना ही दिया है, चलो फटाफट बना लें। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा सर, एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया, बाकी सब कुछ दे दिया था, ठीक है ना। निकालेंगे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 16, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 5 साल का प्रॉफिट है। क्या क्या प्रॉफिट था, 7,000 प्लस 6,500 प्लस 8,000 प्लस 7,500 प्लस 6,000, ठीक है ना। डिवाइडेड 1 2 3 4 5, तो 5 साल से डिवाइडेड कर दो, ठीक है ना। सिंपल एवरेज हो रहा है, नॉट टू वरी। नो कितना हुआ प्रॉफिट, 7,000 प्लस 6.9 प्लस 8,000 प्लस 7.5 प्लस 6,000 डिवाइडेड 5, दैट इज 7,000। तो
ये जो 7000 आया ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्चुअल अर्न्ड प्रॉफिट है, ये हमने अर्न किया 5 साल में एवरेज। नाउ मुझको कैपिटल एम्प्लॉयड तो दे दिया है, तो हम डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। शॉर्ट में नहीं लिख रहे, फुल फॉर्म लिख रहे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, प्लीज बार बार फॉर्मूला लिखना। एवरेज प्रॉफिट कितना था सर, 7000 जो निकाले अभी, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकालते कैसे है, वही जितना हमने इन्वेस्ट किया उससे जो हम प्रेडिक्ट करें इतना परसेंटेज आ सकता है। तो मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किए थे, 40,000 सो इन्वेस्टमेंट मेरा था 40,000 मल्टीप्लाई जो परसेंटेज दे दिया है। सर परसेंटेज क्या दे देगा, हाँ भाई हर साल में तुम लोग को दे देगा 10, 15, 12%, 20% दे देगा। तो 40,000 into 12% दैट इज 4,800। 7,000 माइनस 4,800 कितना होता है, दिखा दे रहे, 7,000 माइनस 4,800, ये परसेंटेज चार्ज करके आया 4,800 इक्वल्स टू माइनस करके जो आ रहा है वो है 2,200। बस ये हो गया मेरा सुपर प्रॉफिट। देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है ना। तो सुपर प्रॉफिट कितना, 2,200 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना था सर, 3 बोल दिया था ना। तो अमाउंट कितना आ गया 6,600। कितना इजी है देखो, ठीक है ना। ओके नाउ और एक क्वेश्चन हो जाए उसके बाद इसको पहले इरेज कर लें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, on the basis of informations given below calculate the value of goodwill। ओके एवरेज प्रॉफिट, अब इस सम्स में एवरेज प्रॉफिट हम लोग को दे दिया, अच्छी बात है। पार्टनर्स कैपिटल होता ही है, पार्टनर्स लोग कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। रिजर्व एंड सरप्लसेस, लॉन्ग टर्म लोन 12% एज ए 1 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, जो परसेंटेज प्रॉफिट प्रेडिक्ट करते हैं, और नंबर ऑफ इयर्स परचेज व्हिच इज प्रॉफिट स्टैंड अबव द 3 इयर्स, मतलब 3 साल का दिया है एवरेज नंबर, जो नंबर ऑफ इयर्स परचेज होता है। अब बात ये है कि इस सम्स में मेरे पास सब कुछ है, भगवान के दुआ से सब कुछ है। क्या क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, एवरेज प्रॉफिट है, कैपिटल दे दिया, रिजर्व दे दिया, लोन भी दे दिया, नंबर ऑफ इयर्स परचेज भी दे दिया। तो निकालना क्या है, खाली गुडविल। बट इस सम्स में एक चीज डायरेक्टली नहीं दिया, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड छोड़ के बाकी सब कुछ तुमको भर भर के दिया। एंड डेफिनेट है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए भी तुमको इंफॉर्मेशन दे दिया, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड से हम लोग जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, एम्प्लॉयड का मतलब हम बोल दिए थे कंट्रीब्यूशंस, ठीक है ना। सो एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लोन, बट सिंपल। तो ये तीनों ही तुमको अलग अलग से दिया है। कैपिटल कितना दिया था देखो सर, 7 लाख, पार्टनर्स कैपिटल था ना 7 लाख। ओके रिजर्व कितना है सर, 2 लाख, लोन कितना था सर 1 लाख। तो ये बात समझ में आया। और लोन के ऊपर कोई परसेंटेज चार्ज करने का नहीं है, क्योंकि लोन के ऊपर परसेंटेज चार्ज करके लोगे तो भाई वो इंटरेस्ट है, और यहाँ पर इंटरेस्ट और लोन नहीं लेना है, यहाँ पर लोन लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हुआ सर 10 लाख, तो ये 10 लाख हो गया ना मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड, और एवरेज प्रॉफिट तो दे दिया, और क्वेश्चन इजी हो गया। तो देयरफॉर डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया था 2,70,000, तो 2,70,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल के ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो 10 लाख 10 लाख मल्टीप्लाई
10%, ठीक है। ये आ गया 1 लाख, यानी कि 2,70,000 माइनस 1 लाख, कितना हो गया मेरा सुपर प्रॉफिट? सर 1,70,000, तो ये 1,70,000 हो गया मेरा सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ years purchase. Now super profit how much? 1,70,000 multiply number of years purchase, यहाँ पर भी दिया था 3 years, ठीक है ना, तो 3 years हो गया मेरा 5,10,000, तो ये 5,10,000 हो गया उस फॉर्म का गुडविल। हाँ, आंसर इसीलिए। तो ये बात हम लोग समझ तो पाए कि सुपर प्रॉफिट में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कोई क्वेश्चंस में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे सकता, तो हम लोग फॉर्मूला दे दिए, और फिक्स्ड एसेट ओरिएंटेड में हम लोग कर सकते हैं FA प्लस CA माइनस CL से, ठीक है। कुछ बात था जिसमें हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा, जैसे कि इन्वेस्टमेंट आ गया, कि कुछ प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ है जो रेक्टिफाई करना, तो वो सब करके हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ऐसा नहीं कि जो दिया फटाफट कर ले, नहीं, सब कुछ देख के शांत दिमाग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि तुम लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट दिन हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे, और सुपर प्रॉफिट के ऊपर कुछ अगर हमको साम एक्स्ट्रा लगे तो हम दिखा देंगे, अदरवाइज डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन मेथड में चल जाएंगे। उस दिन वो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बाय।